यूनिट डिफ्रैक्शन को ही आगे को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो देखिए डिफ्रैक्शन के अंदर पर्टिकुलरली आज हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन पे बात करनी है। देखिए ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर वैसे तो मैं आपको एसेंशियल टॉपिक जो है वो कवर करा चुकी हूँ। जैसे हमने क्या क्या चीजें देख ली थी एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर, हमने ब्रैग्स कंडीशन देख ली थी, हमने मिलर इंडाइसेस देख लिया था, हमने स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल देख लिया था, हमने ये देखा था कि अगर आपने किसी क्रिस्टल को एनालाइज करना है तो आप कौन कौन सी मेथड पढ़ेंगे। तो हमने 3 मेथड वहां पर डिस्कस किए थे, ब्रैग्स मेथड, डिबाई मेथड एंड ल्यूइस मेथड। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। बट स्टिल आपके एक्सरे डिफ्रैक्शन में क्या एक इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटा हुआ है जिसे मैं इंट्रोडक्शन के अंदर कवर कर रही हूँ, वो है आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन, देयर प्रोसीजर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, इसका मतलब क्या है, देखिए ना, आप अपना पेपर अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो वहां आपको ये चीज देखने को मिलेगा। आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है, इसका प्रोसीजर बताइए, वर्किंग मैकेनिज्म बताइए, इंस्ट्रूमेंटेशन बताइए, इक्विपमेंट बताइए। ये सारी चीजें भी पूछ ली जाती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने यही सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करनी है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, एक्सरेज क्या होती है, एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होती है, क्यों डिफ्रैक्शन करा रहे हैं, कैसे डिफ्रैक्शन हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे आपका क्या इक्विपमेंट आप यूज करते हैं, क्या डिफ्रैक्शन का प्रोसीजर रहने वाला है, सारी चीजों को हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। और लेक्चर आपका काफी आसान है, सिर्फ थ्योरी वाला पोर्शन है, सिर्फ समझने की जरूरत है। ओके, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें डेफिनेटली क्लियर होंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, तो सबसे पहले आज के लेक्चर पे हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पे सबसे पहले हम लोग एक्सरे को डिफाइन करते हैं, मतलब सबसे पहले समझते हैं कि एक्सरे क्या होता है, देन हम लोग एक्सरे की डिफ्रैक्शन पैटर्न पे बात करेंगे। ओके, तो व्हाट इज एक्सरे, एक्सरेज क्या होती है, तो आपको ये चीज पहले से भी नोन है। क्या बोल रहा है एक्सरे क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरे आर द शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये बोल रहा है एक्सरे, आपको पता है ये एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, बट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, काफी शॉर्ट होती है, यानी कि काफी लो होती है। यानी कि लो वेवलेंथ की जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसे आप बोलते हैं एक्सरे। ओके, और इनको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, तो आगे लिखा हुआ है प्रोड्यूस बाय द डिसेलेरेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन और बाय ए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन अ इनर ऑर्बिट ऑफ एटम। तो ये बोल रहा है कि अगर आपने इस एक्सरे को प्रोड्यूस करना है तो आप इसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 मेथड शो किए गए हैं जिसके थ्रू आप एक्सरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और दोनों मेथड आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो मैं जैसे आपको क्या है, मेथड की सिर्फ थ्योरी पढ़ा रही हूँ, लेकिन नीचे जब मैं आपको प्रॉपरली एक्सरे डिफ्रैक्शन का इंस्ट्रूमेंटेशन दिखाऊंगी तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हम क्या देखते हैं कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। अब देखिए, अगर आप एक्सरे डिफ्रैक्शन करा रहे हैं तो आपको एक्सरे तो मिलनी चाहिए, एक्सरे का कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में मैं आपको बताऊंगी कि एक्सरे के सोर्स से कैसे आप ये दोनों प्रोसेस के थ्रू, डिसेलेरेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक्सरे को प्रोड्यूस करते हो, पूरा चीज मैं आपको बाय इमेज आपको शो कराऊंगी। तो अभी जस्ट यहाँ पर को थ्योरी सुन लीजिए, यह चीज अपने माइंड पे रखना कि अगर आपने एक्सरे को प्रोड्यूस करना है तो कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, पहले बताइए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ। देखिए, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब खुद ही सोचिए, अगर एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो उसका पेनिट्रेशन पावर भी बहुत ज्यादा होगा, और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। तो हमको ये चीज रखनी है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन में हमने क्या करना है, डीसेलेरेशन। अब डीसेलेरेशन मतलब क्या हुआ, देखिए डीसेलेरेशन मतलब होता है रिडक्शन ऑफ स्पीड। अगर आप किसी भी चीज की स्पीड को रिड्यूस करते हो तो उससे बोला जाता है डीसेलेरेशन। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि अगर आपके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियस सी बात है उनकी स्पीड जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी। अगर एक्सेस स्पीड होने की वजह से, ज्यादा स्पीड होने की वजह से आप उसमें डीसेलेरेशन करा रहे हैं, यानी कि उसकी स्पीड में रिडक्शन करा रहे हैं, तो उस केस में आपको कुछ ऐसी वेव्स भी देखने को मिलेंगी जिनकी स्पीड काफी लो होगी, जिसे आप बोलेंगे एक्सरेज, यानी कि आपको वहां पर एक्सरेज ऑब्टेन होंगी। अभी मैं नीचे, जैसे अभी आप थ्योरी सुनिए, नीचे आपको बाय डायग्राम मैं आपको शो कराऊंगी कैसे। ओके, दूसरा मेथड क्या है, ये बोल रहा है बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले बताइए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है। आपको पता है, आपके अगर मैं एटम के अंदर देखो, कहां बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपने कहां कराना है, ऑफ एटम, एटम में कराना है। तो आपको पता है, अगर मैं कोई एक एटम बनाऊं तो एटम के पास क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल होते हैं ना, ये हम लिखते हैं। ये सपोज मैंने इसे बोला के, ये सेंटर में नहीं होता है के, ये होता है के। ठीक है, मैं अभी जिस स्पेस नहीं बोल रही हूँ तब एल एम एन ऐसे होता है। ठीक है, तो इनको आप शेल भी बोलते हैं, इन्हें आप ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो ये क्या है, आपके ऑर्बिट है, के एल एम एन। ठीक है, तो ये बोल रहा है आपके जो एटम के अंदर जो ये इनर ऑर्बिट है, इनर ऑर्बिट मतलब के ऑर्बिट जो है, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराएंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराना मतलब ये जो लेवल्स होते हैं, आपको पता है ये एक टाइप के एनर्जी लेवल है, इनको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। कैसे, जैसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं, ये के
K लेवल, L लेवल, M लेवल, N लेवल, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराऊं तो हमको पता है जब भी हम ट्रांजिशन कराते हैं, अगर हम लोग हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आना चाहें तो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आने के लिए हमको क्या करना होता है, कुछ एनर्जी को रिलीज करना होता है, क्योंकि ऊपर साइड एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है, तो अगर उसे हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाना है किसी भी इलेक्ट्रॉन को, तो वो कुछ अमाउंट की एनर्जी को रिलीज करेगा। तो ये जो एनर्जी आपकी रिलीज होती है इस टाइम पे आपको क्या मिलती है, एक्स रेज मिलती है। अभी जिसमें आपको रफली जो उसने डेफिनेशन वाइज बोला है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, नीचे मैं समझा लूंगी, ठीक है। तो अभी जिस इतनी चीज माइंड पर रखो कि कैसे आप एक्सरे प्रोड्यूस कर सकते हो। एक्सरे प्रोड्यूस हो सकती है बाय डिसेलेरेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की स्पीड को रिड्यूस करके, और बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन अ इनर ऑर्बिट ऑफ एटम, आपके एटम के अंदर। और एटम भी यहाँ पे आपका टारगेट एटम होता है, जिनमें जनरली आप मेटल का यूज करते हैं। अब टारगेट एटम क्या है, क्यों मेटल का यूज कर रहे हैं, वो चीज मैं नीचे बताऊंगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है आपका कोई एटम है, कोई मेटल ही है सपोज, उस मेटल के अंदर क्या होंगे, लेवल्स होंगे, एनर्जी लेवल होंगे। तो अंदर वाला ऑर्बिट जो आपका पहला एनर्जी लेवल होगा, या फिर लोवेस्ट एनर्जी लेवल होगा, या फिर आप बोल सकते हो ग्राउंड स्टेट होगा, अगर वहां आपकी इलेक्ट्रॉन जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ, उस टाइम पे जो आपको एनर्जी मिलेगी उसे भी आप एक्सरे बोल सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है। तो इस सिंपल सी डेफिनेशन हो गई एक्सरे की। ओके, नाउ आगे बढ़िए। अब क्या बोल रहा है, एक्सरे को फर्स्टली डिस्कवर किसने किया। अभी देखो सबसे पहले बोल रहा है एक्सरे को किसने डिस्कवर किया, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन को हम बाद में पढ़ेंगे। तो एक्सरे को डिस्कवर करने वाले आपके साइंटिस्ट थे डब्ल्यू रियोनजेन। ओके, तो ये आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरे को डिस्कवर किया। और यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने आपकी मतलब ये जो रे है इसका नाम एक्सरे इसलिए रखा क्योंकि उस टाइम पे इनको क्या है, आपके ये जो केमिस्ट है, सॉरी ये जो साइंटिस्ट है, इनको ये चीज नोन नहीं थी कि ये जो वेव है इसका बिहेवियर कैसा है, इसका नेचर कैसा है। अब हम लोग किसी भी चीज का नाम उसके नेचर के बेसिस पे रखते हैं, तो आप उनको क्या है उस टाइम पे आपकी ये रे जो है, ये जो वेव है इसका नेचर नहीं पता था, जिस वजह से जैसे हम लोग एक्स वाई जेड वैल्यू रखते हैं, इन्होंने भी इसे एक्सरे बोल दिया था। ओके, और इसे क्या है रियोनजन रेट भी बोला जाता है, क्योंकि इनके साइंटिस्ट का नाम रियोनजन था, इन्होंने अपने नाम से भी इनको रियोनजन रेज भी बोला जाता है। ओके, और अगर हम लोग एक्सरे की बात छोड़ के अब हम बोले कि फर्स्ट टाइम एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने किया, यानी कि किसने देखा कि एक्सरे के थ्रू भी डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको ऑब्जर्व हो रहे हैं, वो है आपके केमिस्ट, सॉरी वो है आपके एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है, क्योंकि ये देखो ये जो फिनोमिनाज है वो फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, तो इनको आप केमिस्ट नहीं बोल सकते हो क्योंकि फिजिक्स में ज्यादा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था किसी भी क्रिस्टल में, किसी क्रिस्टल में, और किन के थ्रू किया गया था, आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्स वॉन ल्यूस, ठीक है। इन्होंने क्या फर्स्ट टाइम पे एक्सरे डिफ्रैक्शन का पैटर्न ऑब्जर्व किया था। ओके, अगली चीज क्या बोल रहा है, द वेवलेंथ। अब ये बोल रहा है ना कि अगर आप ये जो एक्सरे यूज करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन फिनोमिना में, इस जो आपकी एक्सरे है इनका वेवलेंथ कितना होना चाहिए, वेव कितनी होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है जो आपकी एक्सरेज है इनका वेवलेंथ का जो रेंज है वो 10⁻7 टू 10⁻15 का होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगर हम लोग इसकी पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो ये बोल रहा है द पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे जो होता है वो डिपेंड करता है उसकी एनर्जी पे। हमको पता है अगर किसी एक्सरे की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तो उसकी पेनिट्रेशन पावर भी उतनी ज्यादा होगी। तो ये बोल रहा है इसी बेसिस पे हम लोग दो टाइप की एक्सरेज स्टडी करते हैं, एक होती है हार्ड एक्सरेज, एक होती है सॉफ्ट एक्सरेज। ओके, अब व्हाट इज हार्ड एक्सरेज, तो देखो नाम से ही पता चल रहा, हार्ड एक्सरेज के पास क्या होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, और हाई एनर्जी होगा मींस उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, सॉरी उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। तो हार्ड एक्सरेज क्या होते हैं, ऐसी एक्सरेज होती हैं जिनकी एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो उनकी पेनिट्रेशन पावर भी बहुत ज्यादा होती है। ओके, अगला सॉफ्ट एक्सरेज क्या होती है, सॉफ्ट एक्सरेज मतलब ऐसी एक्सरेज जिनकी एनर्जी की वैल्यू लेस होती है, और लेसर एनर्जी की वैल्यू होने की वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है, और लेसर फ्रीक्वेंसी होने की वजह से उनकी पेनिट्रेशन पावर भी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो बस ये चीज आपने बेसिक में ऐड करना है, जब आप एक्सरे के बारे में पूछा जाए, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में पूछा जाए और ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप एक्सरे को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका ऑप्शनल हो गया, ठीक है। नाउ अब आगे बात करते हैं हमारे पर्टिकुलर टॉपिक पे जो बनता है हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन। अब बात कर लेते हैं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखो ना अभी तक हम लोग तो कितने डिफ्रैक्शन पढ़ लिए, हमने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पढ़ा लिया, हमने न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन पढ़ लिया, हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए। तो अगर अब मैं पूछूं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है, अब तो आप आसानी से बता सकते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है और इसका क्यों यूज करते हैं, क्यों हम एक्सरे डिफ्रैक्शन करवाते हैं, तो उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। देखो ना सबसे पहले मैं आपको सिंपली बोलती हूँ कि हम कोई भी डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन ही नहीं, हम कोई भी डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन क्यों करवाते हैं। ओके, तो आपको मैं बेसिक सी स्टेटमेंट आपको बताती हूँ कि हम लोग डिफ्रैक्शन कराते हैं किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के लिए। तो मैं बोल सकती हूँ स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ
डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल। अगर आपने किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन कराना है तो आप यहाँ पर को डिफ्रैक्शन फिनोमिना का यूज करते हैं। अब बात आती है कि ये स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन मतलब क्या हुआ। देखिए ना, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन मतलब उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना। स्ट्रक्चर में तो बहुत सारी चीजें आ गई, एटम्स कैसे हैं, किस टाइप के, क्या इंप्योरिटी प्रेजेंट है, अगर एटम्स प्रेजेंट है तो वो किस लेयर में प्रेजेंट है। जनरली क्या है, हम लोग यहाँ पर को क्रिस्टल की बात करते हैं, ये चीज भी आपको मालूम है, जैसे हमने यहाँ पे भी बोला था कि फर्स्ट टाइम पे जो आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन देखा गया था वो किसी क्रिस्टल में देखा गया था। क्रिस्टल मतलब आपका कोई मिनरल वगैरह कुछ भी हो सकता है, और जनरली हम उसे टर्म बोलते हैं क्रिस्टल। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो डिफ्रैक्शन फिनोमिना है, चाहे आप इलेक्ट्रॉन पढ़ो, न्यूट्रॉन पढ़ो, एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ो, ये सारे डिफ्रैक्शन फिनोमिना हम लोग क्यों कराते हैं। जो हमारा क्रिस्टल है, क्रिस्टल मतलब जो हमारा सैंपल है जिसे हमने इन्वेस्टिगेट करना है, जिसके बारे में हमने जानना है, जो कि हमारे लिए क्या होगा, अननोन होगा। अगर हमने उसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करना है, यानी कि देखना है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर में एटम कैसे हैं, एटम कैसे अरेंज हैं, किस टाइप के एटम है, तो ये सारी चीजें अगर हमने देखनी है तब जाके हम लोग डिफ्रैक्शन फिनोमिना का यूज करते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। अब बात आती है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन में हमको क्या देखने को मिलता है, आपको पता है डिफ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं। डिफ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रैक्शन मीन स्कैटरिंग। डिफ्रैक्शन मतलब क्या हुआ, स्कैटरिंग, जिसमें हमारे पास सैंपल होता है, उसमें हम लोग लाइट फेंकते हैं, और ये लाइट क्या है, जैसे सैंपल से टकराती है वो एक अलग अलग एक नए एंगल से बाहर की ओर टूट जाती है, और यहाँ पे आपको क्या एक डिफ्रैक्टेड पैटर्न ऑब्जर्व होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। आपको पता है डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग तो आप पढ़ते ही है ना, जैसे आपने प्रिज्म का एग्जांपल पढ़ा था। आप व्हाइट लाइट डालते हैं तो व्हाइट लाइट के नंबर ऑफ लाइट में टूट जाती है, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्कैटरिंग। एक लाइट के नंबर ऑफ लाइट में टूट रही है, स्कैटर्ड हो रही है, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं स्कैटरिंग। और स्कैटरिंग और डिफ्रैक्शन क्या है, सिमिलर है। आप क्या करते हैं, एक सिंगल लाइट डालते हैं, सिंगल लाइट मतलब एक्सरे डाल रहे हैं, और एक्सरे क्या है, जैसे क्रिस्टल में टकरा रहा है, क्रिस्टल में टकराने के बाद वो क्या है, नई नई रेज में क्या है, नई नई वेव्स में आपको बाहर आते हुए दिख रहा है, डिफ्रैक्ट होते हुए दिख रहा है। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो डिफ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, मैंने जैसे बोला, हमारे पास ये क्रिस्टल है। क्रिस्टल मतलब ये हमारा क्या है, सैंपल है, इसे हमने इन्वेस्टिगेट करना है, हमने देखना है इसके अंदर एटम कैसे हैं और किस टाइप के हैं, कैसे वो अरेंज है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब अगर हमने इसमें डिफ्रैक्शन कराना है तो हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे अपनी रे। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन की बात कर रहे होते तो इलेक्ट्रॉन की बीम डालते, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की बात कर रहे होते तो न्यूट्रॉन की बीम डालते, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी जो रे होगी, जो वेव होगी, वो कैसी होगी, एक्सरे की होगी। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही आपकी एक्सरे आपके क्रिस्टल में जाएगी तो क्रिस्टल के अंदर क्या होगा वो चीज आपने समझनी है। देखो होता क्या, आपके क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ये चीज आपको पता है, ये नंबर ऑफ एटम के थ्रू बनी हुई है। अगर एक एटम को मैं यहाँ पे बड़ा करके ले लूं तो आपको पता है एटम के पास क्या होगी, न्यूक्लियाई होगी, और आपके सराउंडिंग में क्या होंगे, ऑर्बिट में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, अब होता क्या है ना, जो आपकी ये एक्सरे है ये कभी भी आपके क्रिस्टल को पेनिट्रेट नहीं करती। पेनिट्रेट करने के लिए एक पॉइंट होना चाहिए ना, आपकी एक्सरे हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, वो पूरे क्रिस्टल को कभी पेनिट्रेट नहीं करती। उसका पेनिट्रेट करने का एक पोर्शन होता है, एक पर्टिकुलर पोर्शन। ओके, तो होता क्या, अगर आप एक्सरे की बात करेंगे पर्टिकुलरली, तो एक्सरे किसको पेनिट्रेट करती है, एक्सरे पेनिट्रेट करती है आपके एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनको पेनिट्रेट करती है। मतलब जैसे आप एक्सरे अपने क्रिस्टल में डालेंगे, क्रिस्टल में जो एटम प्रेजेंट है और एटम के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके थ्रू पेनिट्रेट होंगे, एक्सरे के थ्रू पेनिट्रेट होंगे। और आफ्टर पेनिट्रेशन, ये सपोज कीजिए ये आपका कोई एटम है, एटम के ये इलेक्ट्रॉन है, तो होगा क्या, जैसे आप एक्सरे डालेंगे तो एटम के इलेक्ट्रॉन में एक्सरे पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेनिट्रेट होंगे, और आफ्टर पेनिट्रेशन ये आपको क्या है, एक नई एंगल के साथ इस एक्सरे को बाहर की ओर डेविएट कर देंगे, तो इसी को बोला जाता है डिफ्रैक्शन। ओके, अब देखो एक एक्सरे तो है नहीं और एक ही एटम तो है नहीं, नंबर ऑफ एटम आपके क्रिस्टल में प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको यहाँ पर को ऑब्जर्व होंगे, कुछ इस टाइप के नंबर ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको ऑब्जर्व होंगे। और ये जो आपकी बीम बाहर को गई है इसे आप बोलते हैं डिफ्रैक्टेड बीम या फिर सेकेंडरी बीम। ये आपकी प्राइमरी होती है, इंसिडेंट बीम आपकी प्राइमरी होती है, डिफ्रैक्टेड बीम आपकी सेकेंडरी होती है। ये सेकेंडरी जो बीम है आपकी, इसको आप क्या है, ऑब्जर्व करते हैं डिटेक्टर के थ्रू, हम नीचे पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन में, इसे आप ऑब्जर्व करते हैं डिटेक्टर के थ्रू, और आफ्टर ऑब्जर्वेशन ये प्रिडिक्ट करते हैं कि ये क्रिस्टल किस टाइप का, इसका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, सारी चीजें आप वहां पर को ऑब्जर्व करते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। जैसे आपने एक्सरे के केस में किसको पेनिट्रेट किया, इलेक्ट्रॉन को। सिमिलरली न्यूट्रॉन के केस में कौन पेनिट्रेट होता है, आपकी न्यूक्लियाई पेनिट्रेट होती है, यानी कि पूरा क्रिस्टल या फिर पूरा एटम कभी पेनिट्रेट नहीं होता, एटम के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है पेनिट्रेट होने का, वही चीज मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। ठीक है,
तो इसी को बोला जाता है एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब अगर मैं आपको थ्योरी के थ्रू बताऊं तो ये क्या बोल रहा है, एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है, सुनिएगा। ये बोल रहा है, सुनिएगा डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या बोल रहा, ये बोल रहा है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, आपके क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जैसे मिनरल, तो मैंने आपको ये बोला ना, आप डिफ्रैक्शन कराते हैं तो आप कभी नहीं बोलते कि आप कोई मिनरल ले रहे हैं या फिर कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर को क्रिस्टल टर्म का यूज करते हैं, क्योंकि इन सब का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, तो हम सिंपली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या फिर क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है आपके जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जैसे मिनरल वगैरह हो गए, ये कंसिस्ट करते हैं पैरेलल रोज ऑफ एटम, मतलब अगर आप इन क्रिस्टल की बात करेंगे, अगर आप इन क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपने 12th क्लास में सॉलिड स्टेट पढ़ा हुआ है कि क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपकी एटमिक लेयर्स होती है, यानी कि आपके एटम एक लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सपोज कीजिए ये एक पहली लेयर है, ये आपकी दूसरी लेयर है, ठीक है, ये आपकी क्या होती है, एटमिक लेयर। सिमिलरली तीसरी चौथी ऐसे चलती रहेंगी, और इनके बीच में क्या होती है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होती है जिसे आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो है वो कंसिस्ट करते हैं पैरेलल रो ऑफ एटम, यानी कि एटमिक लेयर्स उसमें प्रेजेंट होती हैं, जो कि सेपरेटेड होती हैं बाय ए यूनिक डिस्टेंस, यानी कि अगर आप उनके बीच में सेपरेशन देखेंगे तो एक यूनिक डिफरेंस जिसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है इसके थ्रू सेपरेट होती हैं, ओके। अब ये बोल रहे हैं व्हेन ए एक्स-रेज इंसिडेंट ऑन ए क्रिस्टल लेयर, तो अब आप क्या करेंगे, जैसे आप अपनी क्रिस्टल में एक्सरे पास कराएंगे तो वो एक्सरे किसके पास जाएंगे, आपके क्रिस्टल में ये एटमिक लेयर प्रेजेंट है, तो आपकी एक्सरे कहां पड़ेंगी, आपके एटमिक लेयर पे पड़ेंगी, और जैसे आपकी एक्सरे एटमिक लेयर के ऊपर इंसिडेंट होंगी वैसे ही आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा। और डिफ्रैक्शन पैटर्न क्यों आपको देखने को मिला, मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एटमिक लेयर में जो एटम्स हैं, एटम के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेनिट्रेट होते हैं बाय दिस एक्सरे, और आफ्टर पेनिट्रेशन ये क्या करते हैं, आपकी एक्सरे को एक नए एंगल के साथ बाहर की ओर डिफ्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, डिफ्रैक्शन अकर करता है, ठीक है। और इसी को बोला जाता है, इसी को आप बोलते हैं स्कैटरिंग, इसे स्कैटरिंग भी बोला जाता है, या फिर आप बोल सकते हो एक्सरे डिफ्रैक्शन। मतलब अगर आपका डिफ्रैक्शन हो रहा है पर्टिकुलरली एक्सरे की वजह से तो आप इसे बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। जैसे आप इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन बोलते थे, वहां पे आपका डिफ्रैक्शन किसकी वजह से होता था, इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से, न्यूट्रॉन बीम की वजह से। सिमिलरली अगर आपका डिफ्रैक्शन एक्सरे की वजह से हो रहा है तो इसे आप बोलेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन। कितना आसान था, तो ये डेफिनेशन आपने ऐड करनी है, ओके। नाउ अब आगे बात करते हैं, ये बोल रहा है व्हाई डिफ्रैक्शन इज डन, ओके। तो हम लोग ये एक्सरे डिफ्रैक्शन या फिर कोई भी डिफ्रैक्शन क्यों कराते हैं, तो पहला रीजन तो मैंने आपको बता दिया, किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के लिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एटम्स कैसे हैं, कैसे प्रेजेंट है, कितने ये दो एटमिक लेयर के बीच में डिफरेंस है, ये बेसिक से चीजों को प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग डिफ्रैक्शन कराते हैं, ओके। तो यहाँ पर को मैंने जैसे अभी सिंपल समझाया, अब मैं आपको थ्योरी के थ्रू बताती हूँ। तो क्या बोल रहा है, सुनिएगा। पहले क्या बोल रहा, ये बोल रहा दिस एक्सरे डिफ्रैक्शन इज डन फॉर द एनालिसिस ऑफ अ एटमिक एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है जो आपका मटेरियल है, मटेरियल मतलब आपका जो क्रिस्टल है, अगर आप उसके अंदर उसका एटमिक स्ट्रक्चर या फिर उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, उसको एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप क्या है, इस एक्सरे डिफ्रैक्शन फिनोमेना का यूज करते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल एनालिसिस मतलब स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं, तो ये बोल रहे हैं फेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल, यानी कि अगर आपको फेस आइडेंटिफिकेशन कराना है किसी भी क्रिस्टल का तो आप एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आप क्या करना चाहते हो, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो रिगार्ड किसके रिस्पेक्ट में, यूनिट सेल डायमेंशन के रिस्पेक्ट में, तो भी आप एक्सरे डिफ्रैक्शन करवा सकते हैं, ओके। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड की हुई है, ठीक है। बाकी सेकंड पॉइंट आपको बोल रहा है मेजरमेंट ऑफ एवरेज स्पेसिंग बिटवीन द लेयर ऑफ रो ऑफ एटम इन एन सब्सटेंस। तो ये बोल रहा है एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके जो ये दो लेयर बनी थी ना एटमिक लेयर, उनके बीच में कितना सेपरेशन है, कितनी स्पेसिंग है, एवरेज स्पेसिंग कितनी है दो एटमिक लेयर के बीच में, उसको भी आप मेजर कर सकते हैं बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ओके। अगला क्या बोल रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ अ इंडिविजुअल ग्रेन ऑफ अ क्रिस्टल, ग्रेन और अ क्रिस्टल, ओके। ये बोल रहा है आपके जो क्रिस्टल है उसमें किस टाइप का ओरिएंटेशन है उसको भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो बाय दिस एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, ओके। अगला क्या बोल रहा है, मेजरमेंट ऑफ ए साइज शेप एंड द इंटरनल स्ट्रेस ऑफ ए स्मॉल क्रिस्टलाइन एरिया। ये बोल रहा है आपकी स्मॉल क्रिस्टलाइन एरिया मतलब आपके जो एक क्रिस्टल है उसमें जो एटम्स प्रेजेंट है उनका शेप क्या है, साइज क्या है, उनके बीच में इंटरनल स्ट्रेस क्या है, उसको भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ अननोन सब्सटेंस। अगर आपके पास कोई एक अननोन सब्सटेंस है और किसी भी अननोन सब्सटेंस का आपने स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन करना है, उसका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर अगर आपने देखना है और सब्सटेंस आपका पूरी तरह से अननोन है, आपको नोन ही नहीं है, तो उस केस में भी आप डिफ्रैक्शन टेक्निक का यूज करके ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस आपके कौन से
एटम्स आपके क्रिस्टल में प्रेजेंट है, साथ ही साथ आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर किस टाइप का है। इतनी चीज क्लियर है? तो आपको पता है क्रिस्टल के स्ट्रक्चर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, हमने क्लास 12th में सॉलिड स्टेट में पढ़े हुए हैं क्रिस्टल के स्ट्रक्चर, तो वो सारे स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात की गई है। ओके, अब आगे क्या बोल रहे हैं, और करके लिखा हुआ है, और मैं ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दिस टेक्निक इज ऑफ्टन नोन एज एक्स-रे पाउडर डिफ्रैक्शन। तो ये बोल रहा है ना, इस टेक्निक को जनरली आप क्या है, एक्स-रे पाउडर डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि क्या होता है जनरली जब भी आप एक्स-रे डिफ्रैक्शन करते हैं, इसमें जो आपका सैंपल होता है, सैंपल मतलब जो आप क्रिस्टल लेना चाह रहे हैं, क्रिस्टल एंड मटीरियल जो आप लेना चाह रहे हैं, जिसे आप इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, उसको हम लोग क्या है ग्राउंडेड फॉर्म में लेते हैं, यानी कि उसको हम लोग एक पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम पे। तो उस केस में क्या होता है, हम इसे एक्स-रे डिफ्रैक्शन ना बोल के एक्स-रे पाउडर डिफ्रैक्शन बोलते हैं। यानी कि इसमें जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हो रहा है वो पाउडर्ड फॉर्म के मटेरियल से हो रहा है, यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, या फिर आप बोल सकते हो हमारा जो सैंपल है वो हमको पाउडर्ड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज बोली है। अब आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डायरेक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ अ स्कैटर्ड रे और डिफ्रैक्टेड बीम इज डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विथ रेडिएशन। अब ये बोल रहा है कि अगर आपने क्या देखना है, डायरेक्शन और इंटेंसिटी देखनी है किसकी, जो आपकी स्कैटर्ड रे, या फिर आप बोल सकते हैं आपकी जो ये डिफ्रैक्टेड बीम है, जो आपकी बीम आपकी ये बाहर गई है, अभी मैं आपको नीचे इमेज के थ्रू बताऊंगी, ये जो बीम आपकी बाहर गई, ये आपकी डिफ्रैक्टेड बीम है। इन डिफ्रैक्टेड बीम की आप डायरेक्शन देखना चाहते हैं कि किस डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट हो रहे हैं, और इनकी डिफ्रैक्ट होने के बाद इन वेव्स की इंटेंसिटी कितनी है। तो ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है आपके ओरिएंटेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विथ रेडिएशन। मतलब जब आपके क्रिस्टल लैटिस में रेडिएशन पड़ रही है, उस टाइम पे आपके क्रिस्टल लैटिस का ओरिएंटेशन क्या है, उस पर बेस करती है। डिफरेंट ओरिएंटेशन की वजह से आपको डिफरेंट टाइप की डिस्टेंट एंड इंटेंसिटी मिलेगी आपकी वेव्स की। ठीक है, तो ये जैसे आपने बेसिक चीज यहाँ पर ऐड करनी है एक्सरे डिफ्रैक्शन के रिगार्ड में। ओके, अब देखो एक्सरे डिफ्रैक्शन का यहाँ पर को मैंने आपको इमेज शो कराई है। अब देखो ना, हमने ये चीज माइंड पर रखना, हमने जो ये डेफिनेशन लिखी है वो किसके रिस्पेक्ट में लिखी हुई है, कि हमारा जो क्रिस्टल है उसके हमने एटमिक लेयर के रिस्पेक्ट में लिखी हुई है। इसलिए क्या मैंने आपको कुछ क्रिस्टल वाला डिफ्रैक्शन पैटर्न की इमेज शो नहीं कराई है। यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन कराया वो भी आपको एटमिक लेयर के फॉर्म में कराया। तो जैसे आप डेफिनेशन लिखते हैं प्लीज वैसे ही आप इमेज भी लगाइएगा, इमेज कहीं और से, डेफिनेशन कहीं और से ऐड मत कीजिएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये जस्ट देखिए। ये बोल रहा है सबसे पीछे नीचे देखो, ये आपका एक क्रिस्टल लैटिस है। ओके, और क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या है, आपकी एटमिक लेयर्स है। तो ये आपके एटम्स हैं, जिसे मैं डॉट डॉट कर रही हूँ, ये आपके एटम्स हैं। ये क्या है, लेयर फॉर्म में आपके प्रेजेंट है। ठीक है, ये पहली लेयर होगी एटम की, ये एटम की दूसरी लेयर है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जिसे आपने डी स्पेसिंग का नाम दिया, ये डी स्पेसिंग है, और ये पूरी क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि आपने बाहर से इंसिडेंट बीम दी, जो कि आपकी क्या है, एक्सरे है। तो आपने एक्सरे को पास किया। अब देखो एक्सरे क्या है, आपकी एक ही एटमिक लेयर पे तो टकराएगी नहीं, आपके पास नंबर ऑफ एटमिक लेयर है, नंबर ऑफ एटमिक लेयर पे जाएंगी, और कहाँ जाएंगी, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वहां पे जाएंगी और उनको पेनिट्रेट करेंगी। ठीक है, और जैसे ही पेनिट्रेट करेगी, देखो पहले आपकी इंसिडेंट रे ये है, एक इंसिडेंट रे ये है, तो जैसे ही आपके एटमिक लेयर्स पे टकराई, आपके एटमिक लेयर पे जो एटम्स प्रेजेंट है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेनिट्रेट हुए, और आफ्टर पेनिट्रेशन इन्होंने क्या किया, एक्सरे को एक नए एंगल के साथ बाहर की ओर डेविएट किया। तो यहाँ पे क्या है, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी डिफ्रैक्टेड बीम हो गई। तो ये आपकी क्या हो गई, डिफ्रैक्टेड बीम, ये इंसिडेंट रे। अब ये डिफ्रैक्टेड बीम कहाँ जाएगी, डिटेक्टर के पास जाएगी, और डिटेक्टर में ये ये डिफ्रैक्टेड बीम को स्टडी किया जाएगा, और आफ्टर स्टडी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो आपके क्रिस्टल लैटिस में जो एटम्स हैं वो कैसे अरेंज है, कितनी स्पेसिंग है, किस टाइप के एटम्स आपके प्रेजेंट है, किस टाइप का क्रिस्टल है। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमने यहाँ पर डिस्कस की, वो सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पर को ऑब्जर्व हो जाएंगे, हमको बाय डिटेक्टर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने इमेज यहाँ ऐड करनी, इतना तो आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर को क्या दिखाया हुआ है, यहाँ ये बोल रहा है, देखो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, आपको एक ग्लास की ट्यूब दिख रही है। ठीक है, अब इस ग्लास ट्यूब का इसने नाम लिखा है एक्सरे, बट आप इसे कैथोड रे ट्यूब भी बोल सकते हैं। अब देखो कैथोड रे ट्यूब से आपको कुछ याद आया, हमने जब 11th क्लास में एटमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो एटमिक स्ट्रक्चर में जब हमने जो जे थॉमसन ने, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी की थी, तो उन्होंने कैथोड रे ट्यूब का यूज किया था। उन्होंने क्या किया था, इस कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन का प्रोड्यूस कराया था, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, ये सारी चीजें बताई हुई थी। ठीक है, तो ये ही कैथोड रे हमने यहाँ पर को लिया, ये कैथोड रे ट्यूब है जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होगा। और मैं आपको ऊपर भी बोल चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही हमको एक्सरे ऑब्टेन होने वाली है। तो हमने यहाँ पर जो सोर्स लिया है वो किसका लिया हुआ है,
कैथोड रे ट्यूब लिया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसे आप एक्सरे ट्यूब भी बोल सकते हैं। अब होता क्या है, इस कैथोड रे ट्यूब को जब आप हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, हाई वोल्टेज अप्रॉक्स 10,000 टू 40,000 वोल्ट जब आप इसे प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ की ओर जाने लगते हैं, आपके टारगेट एटम के ऊपर, या फिर आप बोल सकते हैं आपके टारगेट मेटल के ऊपर, जो कि यहाँ पर इसने क्या लिया हुआ है, लेड का लिया हुआ है, जिसे आपने बोला है लेड स्क्रीन। ओके, यानी कि ये जो टारगेट मेटल है ये आपका वो है जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आप किसी भी एटम में, एटम भी किसका होना चाहिए, किसी मेटल का, जिसे आप टारगेट मेटल बोलते हैं, अगर उस एटम का, उस मेटल के अंदर जो एटम है उसके अंदर जो इनर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर उसका ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर उसमें होगा, तो आपको एक्सरे मिलेगी। ये मैंने आपको बोला था। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे अभी सिंपल वे में बता रही हूँ, अभी नीचे प्रोसीजर में सारी चीजें बताऊंगी, ये तो इमेज आ गई तब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ भी मैं रफली आपको बोल रही हूँ कि आपने कैथोड रे ट्यूब से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये चीज बेसिक आपको पता, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ स्ट्राइक किया, आपकी मेटल सरफेस पे। अब इस मेटल सरफेस पे क्या होगा, जब आपने हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया तब ये मेटल सरफेस पे स्ट्राइक किए। अब इस मेटल सरफेस में क्या होंगे, एटम्स होंगे। एटम के अंदर जो आपके शेल्स बने होंगे, जो आपके एटमिक लेवल्स होंगे, उनमें जो इनर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, तो उस केस में क्या होगा, आपको यहाँ पर को एक्सरे ऑब्टेन होगी। तो यहाँ अब आपको मिली एक्सरे, यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन की बीम मिली थी, अब ये इलेक्ट्रॉन की बीम जैसे आपके मेटल पे स्ट्राइक किया और ये कन्वर्ट हो गई एक्सरे में। अब इस एक्सरे का काम क्या है, ये एक्सरे आपके सैंपल के पास जाएगी, जो है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये है आपका सैंपल, जैसे आप बोल रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इस क्रिस्टल को देखो यहाँ पे कैसे बनाया हुआ है, ये वही क्रिस्टल है जो आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। आप डिफरेंट टाइप की क्रिस्टल्स पढ़ते हैं ना, क्रिस्टल के फॉर्म पढ़ते हैं, बीसीसी, एफसीसी वगैरह, ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ पर को दिखाई हुई है, आपने क्रिस्टल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड पे आपकी एक्सरे इंसिडेंट हुई। अब जैसे ही एक्सरे इंसिडेंट होगी क्रिस्टल पे, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या बोला, क्रिस्टल के अंदर एटम्स हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक्सरे इन इलेक्ट्रॉन को पेनिट्रेट करेगी, और आफ्टर पेनिट्रेशन ये इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सरे को, जो इंसिडेंट एक्सरे है, इनको बाहर की ओर डिफ्लेक्ट करेगी। अब देखो आपके नंबर ऑफ एटम तो बहुत सारे होंगे, अब अलग बहुत सारे एटम्स की में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत सारी डिफ्रैक्टेड बीम आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से डिफ्रैक्टेड बीम आपकी कुछ ऐसी होगी, देखो चौड़ी हो गई ना, तो ये डिफ्रैक्टेड बीम है, ठीक है। अब ये डिफ्रैक्टेड बीम को आपने कहाँ देखा, फोटोग्राफिक प्लेट पे, या फिर आप बोल सकते हैं डिटेक्टर के थ्रू आपने इसे ऑब्जर्व किया, और यहाँ पर को क्या आपको ये चीज देखने को मिली, देखो यहाँ पर को आपको स्पॉट देखने को मिल रहे हैं, स्पॉट फ्रॉम इंसिडेंट बीम, और ये है आपके स्पॉट फ्रॉम डिफ्रैक्टेड बीम। तो ये देखो ये आपके डिफ्रैक्टेड बीम की स्पॉट है, और ये सेंटर का जो स्पॉट है वो आपकी इंसिडेंट बीम का स्पॉट है। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो आपकी स्पॉट है ये आपको रिप्रेजेंट करेंगे, ये डाटा हमको ये देंगे कि हमारा जो एक क्रिस्टल है इसका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन क्या है, साथ ही साथ वो सारी चीजें जो हमने यहाँ पर को डिस्कस की, यानी कि क्या क्या चीजें हमें प्रिडिक्ट करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इस डाटा के थ्रू हम अपने क्रिस्टल को स्टडी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा मैंने आपको यहाँ पर इमेज के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नाउ अब आगे बात करते हैं। अब देखिए अब आगे हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, जो है आपका इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर डू यू नीड इन XRD, यानी कि एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक में कौन से इक्विपमेंट की आपको नीड है और आप कैसे प्रोसीजर यहाँ पर को फॉलो करते हैं। ओके, तो काफी आसान है, सुनिएगा जस्ट। ये बोल रहा है यू कैरी आउट एक्सरे डिफ्रैक्शन विद द एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर। ये बोल रहा है अगर आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन कराना है तो आपको किसका यूज करना होगा, एक इंस्ट्रूमेंट का जिसका नाम है एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर। बस एक्सरे डिफ्रैक्शन को कहाँ देखेंगे हम, एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर में। ओके, अब अगर हम लोग इस एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर की बात करें, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये इंस्ट्रूमेंट तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट से बना हुआ है, यानी कि इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिसको हमने डिस्कस करना है, ठीक है, जिनकी वजह से एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है। ओके, अब वो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, एक है आपका एक्सरे कैथोड, दूसरा है आपका कॉलीमेटर्स, तीसरे है आपके डिटेक्टर। तो ये तीनों स्टेप्स को, सॉरी तीनों एलिमेंट्स को क्या है हमने प्रॉपर्ली डिस्कस करना है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एलिमेंट जो है आपका एक्सरे कैथोड, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सरे ट्यूब या फिर कैथोड ट्यूब। अब आपको मैंने पहले भी बोल दिया, इस एक्सरे ट्यूब और कैथोड रे ट्यूब से आप क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ देखा, ये है जो आपकी एक्सरे ट्यूब, इसकी बात कर रहा है, ये एलिमेंट हमारा बहुत एसेंशियल है। क्यों, क्योंकि ये ही हमको एक्सरे देता है। बट कैसे देता है, पहले यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन किसको हिट करेगा, मेटल स्क्रीन को हिट करेगा, फिर वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, जिसकी वजह से आपको एक्सरे ऑब्टेन होगी। अब देखिएगा कैसे होगी, अब मैं आपको प्रॉपर्ली बताती हूँ, सुनिएगा। ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है द कैथोड ट्यूब आर द वैक्यूम ट्यूब। ये बोल रहा है जो
आपकी कैथोड ट्यूब है जिसके आपके एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है, इसे आप वैक्यूम ट्यूब भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, देखो ना मैं आपको यहाँ पे एक चीज पीछे लेके जाती हूँ। आपको याद है जब हम क्लास 11th पे थे वहां हमने एक लेक्चर पढ़ा हुआ था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के हमने अंदर देखा था कि जब आपकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी बाय जे थॉमसन, तो जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी वो कैथोड ट्यूब में ही की थी, और उसी कैथोड ट्यूब का यहाँ पे यूज किया गया है, क्योंकि आपको पता है इस कैथोड ट्यूब से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं और फिर इलेक्ट्रॉन से हम लोग एक्सरे को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो कैथोड ट्यूब आपकी वही कैथोड ट्यूब है जो आपके जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के टाइम पे यूज किया था। तो अगर मैं आपको वो कैथोड रे ट्यूब दिखाऊं तो ये है आपकी कैथोड ट्यूब, ठीक है। इस कैथोड ट्यूब में क्या होता है, बाहर से टर्मिनल लगा होता है, यानी कि बाहर से हम लोग बैटरी अटैच करते हैं, ठीक है। तो होता क्या आप देख सकते हैं, इस ये ट्यूब है, ये आपकी ग्लास की ट्यूब होती है, और ये ग्लास की ट्यूब के अंदर आपकी क्या होता है, इस टाइप पे, इसे आप बोलते हैं कैथोड, यानी कि ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, इसे आप बोलते हैं कैथोड। यहाँ पे आपका एक फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन का, इसे बोलते हैं, ये जो एरिया इसे आप बोलेंगे टंगस्टन फिलामेंट, ओके। अब हमने क्या किया, इसके दूसरे साइड क्या होता है, एक्चुअल में एक दूसरे साइड पे यहाँ पर को फ्लोरेसेंस स्क्रीन होती है, ठीक है, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसे आप बोलते हैं एनोड, ओके। अब होता क्या है, ये आपका पूरा सिस्टम है। ये बोल रहा है ये जो आपका ना कैथोड ट्यूब है वो एक टाइप की वैक्यूम ट्यूब है। क्यों, क्योंकि जब आपके जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी तो उन्होंने पूरा सेटअप जो बैठाया था उस पर उन्होंने इस कैथोड ट्यूब के अंदर कोई भी गैस नहीं ली थी, ठीक है। यहाँ पर को जो प्रेशर था वो काफी कम था, गैसेस यहाँ पर को एब्सेंट थी, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये एक वैक्यूम चैम्बर है। इसी वजह से बोल रहा है कि कैथोड ट्यूब एक टाइप की आपकी क्या है, वैक्यूम ट्यूब है, और ये आपकी एक्सरे प्रोड्यूस करती है। अब कैसे करती है उसको हम सुन लेते हैं। ये बोल रहा है हियर द टंगस्टन फिलामेंट इज हीटेड बाय गिविंग अ हाई वोल्टेज ऑफ 30 to 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ये किलो वोल्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ये क्या है, किलो वोल्ट है। तो हम लोग यहाँ पे को क्या करते हैं, ये जो हमारा पूरा सेटअप है कैथोड ट्यूब का, इसके अंदर जो टंगस्टन फिलामेंट है उसे हम हीट करते हैं। कैसे, हम उसे हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं, 30 to 40 किलो वोल्ट का हम उसे हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो देख लो हमने बाहर से बैटरी लगाई है, बैटरी अटैच करने से हमने इसे हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया, 30 to 40 किलो वोल्ट का हमने वोल्टेज प्रोवाइड किया। तो टंगस्टन फिलामेंट, ये जो टंगस्टन फिलामेंट है ये क्या हुआ, हीटअप हुआ, यानी कि इसमें क्या हो गया, हीट बढ़ गई, ठीक है। तो हीटअप होने की वजह से हमने क्या देखा, ये टंगस्टन फिलामेंट से क्या है, कुछ इनविजिबल, हमने ये चीज ऑब्जर्व नहीं की, ये इनविजिबल पार्टिकल्स क्या है, इनविजिबल रेज जो है वो क्या है, इस कैथोड वाले एरिया से एनोड की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं। ऐसा हमको कैसे पता चला, हमने क्या किया था, इस कैथोड के सामने एनोड वाले टर्मिनल पे एक फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगी थी, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे आपने हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया टंगस्टन फिलामेंट में, तो ये आपकी फ्लोरेसेंस स्क्रीन है, ये शाइन करने लगी, यानी कि इसमें क्या है, आपको शाइन देखने को मिला, जिसकी वजह से आपके जे थॉमसन ने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ तो ऐसा है जो यहाँ से यहाँ की ओर ट्रांसफर हो रहा है, जिस वजह से क्या है, ये वाली जो फ्लोरेसेंस स्क्रीन है ये शाइन कर रही है। उसका ही डिस्कवरी के टाइम पे, मतलब ऐसी कुछ डिस्कवरी रही थी, जिस वजह से क्या है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ से क्या है, कुछ इनविजिबल पार्टिकल जो है वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जा रहे हैं, और उन पार्टिकल को इन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन बोला। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल है ये आपका कैथोड से, कहाँ की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव टर्मिनल से ऑब्टेन हो रहे हैं तो वो नेगेटिव पार्टिकल ही होंगे, और पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो नेगेटिव पार्टिकल ही होंगे, जिनको इन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, और यहाँ से आपकी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, यही चीज बताया गया। तो मैं इस स्क्रीन को यहाँ से हटा देती हूँ, मैंने जैसे आपको डिस्कवरी रिवाइज करा दी और वही चीज यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हम कैसे कैथोड ट्यूब से एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे करेंगे, एक्सरे को जनरेट कैसे करेंगे। तो फर्स्टली हमने क्या करना है, इस टंगस्टन फिलामेंट को हीट अप करना है, इसको बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी है 30 to 40 किलो वोल्ट की। कैसे किया, बाहर से हमने बैटरी लगाई है तो ऑब्वियसली बात है इसे हीट अप होगा है। उसके बाद क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, जो हमको पहले से पता है, पक्का पक्का करेगा, क्योंकि जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी कर ली है, ठीक है। अब क्या होगा ना, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो हाई एनर्जी के होंगे, जो हमने ऊपर बोला था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कहाँ स्ट्राइक करेंगे, आपके मेटल पे। ये है आपका मेटल, जो हमने एटम की बात की थी ना, ये एटम की बात की थी, वो टारगेट एटम, टारगेट मेटल, वही मेटल की बात मैं यहाँ पे कर रही। ये देखो यहाँ पे भी हमने देखा था, ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए और वो कहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं, आपके मेटल के ऊपर। मेटल आपने यहाँ पर क्या लिया है, लेड स्क्रीन लिया है, तो सपोज ये भी हमारी लेड स्क्रीन है, तो इसके ऊपर आपके हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रॉन के, वो क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है उसको मैं आपको यहाँ शो कराऊंगी, पर पहले एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं थ्योरी। तो ये बोल रहा है दिस प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा करने से क्या है, हमको इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे,
करेंगे विच इज देन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टारगेट, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ की ओर जाएंगे, ये डायरेक्टेड होंगे टुवर्ड्स द टारगेट। टारगेट आपका क्या है, मेटल होता है, ठीक है। मेटल आप आयरन ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, लेड ले सकते हैं बाय अप्लाइंग वोल्टेज, ठीक है। तो यानी कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ की ओर जा रहे हैं, आपके टारगेट मेटल की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या मेटल के अंदर, तो ये बोल रहा है देन द कोर इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आपके टारगेट एटम का जो कोर इलेक्ट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इनर इलेक्ट्रॉन है, वो आपका क्या होगा, इज गोइंग टू बी इजेक्टेड, और वी कैन से दैट दिस लॉक्ड इनर सेल इलेक्ट्रॉन विद इन इट, ओके। जिसकी वजह से क्या होगा, विच देन प्रोड्यूस अ एक्सरे एंड एक्सरे देन डायरेक्टेड इनटू अ सैंपल। इसका मतलब क्या हुआ, सुनिएगा, देखो हुआ क्या ना, ये जो आपका मेटल है, इस मेटल के बारे में बताया गया है कि जब आपके इस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होंगे तो इस मेटल के अंदर क्या होगा, ठीक है। तो देखो ना, इस मेटल के अंदर एटम्स होंगे, और एटम का जैसे आपका क्या होंगे, ये एटम होंगे, और ये एटम के क्या है, शेल है, ऑर्बिट है, ये के शेल, एल शेल, एम शेल, ये एक टाइप के एनर्जी शेल ही तो है, जितना आप बाहर को जाते हैं एनर्जी बढ़ती है, ओके। तो उन सेल को मैंने यहाँ पर ऐसे लाइन से दिखा दिया कि ये इनर सेल है, कोर सेल है, के एल एम एन ओ। तो जितना आप ऊपर को जाते हैं आपको पता है एनर्जी की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। अब होता क्या है ना, आपके के शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, सपोज ये इलेक्ट्रॉन के में है, ये इलेक्ट्रॉन आपके एल में है, ठीक है। अब होता क्या है ना, जैसे ही आप क्या करेंगे, आपके ये जो इलेक्ट्रॉन जो है आपके, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही आपके मेटल में पड़ेंगे तो मेटल के कोर शेल में, कोर शेल यानी कि इनर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर की ओर निकल जाएगा, यानी कि डिसलॉक्ड हो जाएगा, बाहर की ओर इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये बाहर की ओर निकलने की वजह से क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, ट्रांजिशन शो कराएंगे और लोअर एनर्जी में शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में शिफ्ट हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी, समझ में आ रहा है ना, ये देखो यहाँ पे सपोज आपकी 50 के, मैं अगर मैं इसको सिंपल से बोल रही हूँ, देखो कोई यूनिट वगैरह नहीं बोल रही, मैं अगर सिंपल से बोलूं, अगर इसकी वैल्यू 50 है और इसकी वैल्यू 40 है, तो आपके इलेक्ट्रॉन को 50 वाले लेवल से अगर 40 में आना है तो उसे 10 अमाउंट की जो एनर्जी है उसको बाहर रिलीज करना होगा, कम करना होगा। तो वही चीज है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जा रहा है तो उसे कुछ अमाउंट की एनर्जी को रिलीज करना होता है, ठीक है। जैसे आपको पता है अगर कोई चीज लोअर से हायर में जाता है तो उसको कुछ अमाउंट की एनर्जी ऑब्जर्व करनी होगी, क्योंकि कुछ एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तभी तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। और एनर्जी बढ़ेगी तो वो लोअर से हायर स्टेट में शिफ्ट हो जाएगा। तो वही चीज है कि जैसे आपका क्या होता है, ये जो लोअर यानी कि कोर सेल में जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो अगर बाहर डिसलॉक्ड होता है तो हायर एनर्जी लेवल पे जो आपकी इलेक्ट्रॉन है वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे शिफ्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे ट्रांजिशन हो जाता है। ट्रांजिशन होने की वजह से क्या है, आपका जो पार्टिकल है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स है, ये कुछ अमाउंट की एनर्जी को रिलीज करता है, और ये एनर्जी क्या होती है, आपके एक्सरे की तरह एक्ट करती है। तो यहाँ से आपका एक्सरे ऑब्टेन होता है। तो आपके ने क्या किया, ये मेटल से, टंगस्टन फिलामेंट से आपकी इलेक्ट्रॉन आए मेटल की ओर, मेटल में जब इलेक्ट्रॉन का बम्बार्टमेंट हुआ तो वहां कुछ इस टाइप की प्रोसेस चली, और यहाँ से आपको एक्सरे ऑब्टेन हुई। और यही एक्सरे की बात यहाँ पर को कर रहा है कि यहाँ पर आपके क्या हुए, जब आपके इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो डिसलॉक्ड हुए तो हुआ क्या, एक्सरे का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, विच प्रोड्यूस एक्सरे। तो यही चीज आपने यहाँ पर को शो करनी है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बोल रहा है दिस रे एक्सरे देन डायरेक्टेड इनटू अ सैंपल। अब आपने यहाँ से एक्सरे तो प्रोड्यूस कर दी, देखो यहाँ आपने एक्सरे प्रोड्यूस कर दी। अब ये एक्सरे कहाँ जाएगी, आपके सैंपल मॉलिक्यूल, आपका जो सैंपल होगा उसके ऊपर जाएगी, ठीक है। अब सैंपल में जाने के बाद क्या होगा, देखो ये बोल रहा है अप्रोक्सीमेट 1% ऑफ ए टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरे। तो देखो आपको पता है एक्सरे की एनर्जी हमारी कम एनर्जी के पार्टिकल, हमने क्या करना था, हमने यहाँ पे बोला था ना कि हम डिसेलरेशन कराते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, यानी कि एनर्जी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी वो हाई है, उसकी एनर्जी को रिड्यूस कराते हैं, तब हमारी एक्सरे मिलती है। तो तभी ये बोल रहा है कि आपकी अप्रोक्सीमेट 1% ऑफ टोटल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन की कन्वर्ट होती है एक्सरे में, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास सपोज 100% की अगर एनर्जी है तो उसका सिर्फ 1% ही आपका एक्सरे में कन्वर्ट होता है, ओके। और रिमेनिंग क्या है, हीट के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है, रिमेनिंग क्या हो जाता है, हीट के फॉर्म में निकल जाता है। तो ये आपके एक्सरे ट्यूब यानी कि कैथोड रे ट्यूब के अंदर का प्रोसीजर है। तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि टंगस्टन फिलामेंट के अंदर जब आपने हीट प्रोवाइड की, इसे हीट अप किया, पोटेंशियल प्रोवाइड किया, तो जैसे आपके इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्शन के टाइम पर जे थॉमसन ने बताया था कि यहाँ से कुछ पार्टिकल आपके आगे की ओर जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन है, हाई एनर्जी के पार्टिकल आगे की ओर जाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल पे एक मेटल पुट कर दिया। मेटल पुट करने की वजह से क्या हुआ, मेटल में इलेक्ट्रॉन का बम्बार्टमेंट हुआ। बम्बार्टमेंट की वजह से आपको क्या देखने को मिला, मेटल की इनर शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आउट हो गया, लॉग आउट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ,
यहाँ पर को आपको ट्रांजिशन देखने को मिला, ट्रांजिशन के टाइम पे कुछ अमाउंट की एनर्जी आपकी रिलीज हुई, लो अमाउंट की एनर्जी आपकी रिलीज हुई, जिसे आपके बोलते हैं एक्सरे, ओके। और जो रिमेनिंग एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में निकल गई, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर किसके अंदर चला, कैथोड रे ट्यूब के अंदर चला, ओके। नाउ अब आगे बात करते हैं, देखो कैथोड रे का काम इतना ही था, कैथोड रे ने आपकी एक्सरे प्रोड्यूस कर दी। अब आपकी एक्सरे कहाँ बम्बार्ड हुई, क्या आपके क्रिस्टल पे या फिर आपके सैंपल पे, ठीक है। अब आगे क्या आएगा, अब अगला होता है आपका कॉलीमीटर, ठीक है। तो कॉलीमीटर का काम क्या होता है, ये बोल रहा है कॉलीमीटर इज अ डिवाइस दैट नैरो अ बीम ऑफ पार्टिकल और द वेव ऑफ एक्सरे। तो ये बोल रहा है आपकी जो एक्सरे है ये आपकी क्या होगी, एक टाइप की अगर ब्रॉडर वेव है, तो इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल है, ये जो वेव है, इसको नैरो करने का काम क्या होता है, किसका होता है, आपकी कॉलीमीटर का होता है, ठीक है। तो कॉलीमीटर का आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका एक्चुअल फिगर है, कॉलीमीटर कुछ ऐसा आपको अपेयर होता है। और यहाँ पे आपको कॉलीमीटर कैसा दिखाया गया है, देखो ये आपका टारगेट है, ठीक है, ये आपका टारगेट है। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ से आपकी इलेक्ट्रॉन की बीम जा रही है, ठीक है। और ये देखो इलेक्ट्रॉन की बीम आपकी जा रही है, और ये क्या है, कॉलीमीटर गैप है। ये आपका देखो, पहले थ्योरी पढ़ाती हूँ तब आपको समझ में आएगा कि कॉलीमीटर गैप क्या है, ठीक है। तो देखो ये समझ में आया, तो कॉलीमीटर वो है कैसे, एक ऐसी डिवाइस है जो कि बीम को, जो आपकी एक्सरे वेव्स है, एक्सरे की बीम है, इसको क्या करती है, नैरो करती है। कैसे करती है, ये बोल रहा है इन ऑर्डर टू गेट नैरो, अगर आपको नैरो करना है एक्सरे बीम को, तो आपने क्या करना होगा, एक्सरे को कहाँ पास कराना होगा, जनरेटेड बाय ये टारगेट मॉलिक्यूल से, जो ये आपका मेटल से जो आपकी एक्सरे आई है, इसको कहाँ पास कराना होगा, अलाउ करना होगा टू ए कॉलीमीटर। जो आपने यहाँ से, ये देखो यहाँ से जो आपकी एक्सरे निकली, यहाँ से जो अब आपकी एक्सरे निकली, इसे आपने कहाँ डाला, कॉलीमीटर में डाला, ठीक है। कॉलीमीटर कैसा होता है, ये बोल रहा है विच कंसिस्ट ऑफ ए टू सेट ऑफ क्लोजली पैक्ड मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय ए स्मॉल गैप, ठीक है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बोल रहा है इसके स्ट्रक्चर में आपके पास दो मेटल प्लेट होती हैं जो कि टाइटली या फिर आप बोल सकते हैं क्लोजली पैक्ड होती है, और इनके बीच में एक स्मॉल गैप होता है। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ टारगेट से आपकी एक्सरे आई, और एक्सरे कहाँ गई, कॉलीमीटर पे गई। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं प्रॉपरली, तो इसके स्ट्रक्चर में देखो, ये वाला पोर्शन आपका कॉलीमीटर का है, और इसके बीच में ये डार्क कलर की जो लाइन है, ये आपकी किसकी है, गैप की है, ठीक है। इस गैप से आपकी क्या है, एक्सरे पास हो रही है, और जैसे वो एक्सरे इस गैप से पास होंगी तो वो क्या होंगी, एक नैरो बीम में, यहाँ देखो एक नैरो बीम में, यहाँ पे आपकी क्या है, एक्सरे कुछ ऐसे जा रही थी, देखो ब्रॉडर थी, कुछ ऐसे ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी। इसको क्या किया, कॉलीमीटर से जैसे पास किया, वो नैरो बीम में कन्वर्ट होगी, एक्सरे बीम में वो कन्वर्ट होगी। यहाँ पे क्या है, जो आपकी बाहर को जाने वाली जो बीम है, वो यहीं पे जो आपकी कॉलीमीटर में जो मेटल है उनमें ही क्या हो गई, ब्लॉक्ड होगी। तो यहाँ पर लिखा है ब्लॉक्ड बीम, इतनी चीज क्लियर आई, तो वही है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वापस से बोलो, तो ये बोल रहा है कॉलीमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें क्या किया जाता है, जो कि एक्सरे को, जो कि टारगेटेड मेटल से निकले हुए एक्सरेज है, उनको नैरो करता है। कैसे करता है, अगर आप कॉलीमीटर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें दो मेटल प्लेट होती है, और उन मेटल प्लेट्स के बीच में एक हॉलो, एक पतला सा स्पेस होता है। तो जब आपकी एक्सरे यहाँ पास होती है, तो जो आपकी ब्रॉडर बाहर को निकलने वाली एक्सरे है, तो वो तो यही ब्लॉक हो जाती है। जो बिल्कुल पतली सी एक्सरेज है, मतलब पतली सी क्या है, जो एक्सरेज आपके कॉलीमीटर से पास हो जाती है, वो एक नैरो बीम बनाते हुए बाहर की ओर निकल जाती है। यहाँ पे आपको एक एक्सरे की नैरो बीम मिल रही है, ठीक है। ये पूरे कॉलीमीटर ऑब्जर्व एक्सरे एक्सेप्ट द नैरो बीम दैट बिटवीन द गैप, ठीक है। तो कॉलीमीटर क्या है, सारी एक्सरेज को ऑब्जर्व कर लेता है एक्सेप्ट उन एक्सरेज को जो कि नैरो बीम से पास हो रही है। यानी कि जो एक्सरेज नैरो बीम से पास हो गई, वो तो यहाँ निकल गई, देखो यहाँ निकल गई, रिमेनिंग जितनी भी एक्सरेज है वो आपका कॉलीमीटर क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। तो ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है आपके कॉलीमीटर का, ठीक है। नाउ कॉलीमीटर कवर हुआ। अब देखो ना, कॉलीमीटर के साथ साथ एक और होता है, वो होता है आपका मोनोक्रोमेटर, ठीक है। मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है, ये तो आपको नोन होगा। मोनोक्रोमेटर क्या करता है, आपकी पोलराइज लाइट को, एक मिनट, मोनोक्रोमेटर क्या करता है, हेल्प टू पोलराइज द अनपोलराइज एक्सरेज को, ठीक है। जो आपकी अनपोलराइज एक्सरेज है उनको पोलराइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बोल रहे द मेन गोल ऑफ मोनोक्रोमेटर का क्या होता है, टू सेपरेट एंड ट्रांसमिट द नैरो पोर्शन ऑफ अ ऑप्टिकल सिग्नल चूजन टू द फॉर द अवेलेबल इनपुट, ओके। तो आपके अवेलेबल इनपुट के लिए किस टाइप की वेव आपके लिए जरूरी है, उसको चूज करता है कौन, मोनोक्रोमेटर, ठीक है। अब बोल रहे जनरली आपके पास दो टाइप के मोनोक्रोमेटर होता है, एक होता है फिल्टर, एक होता है क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर, ठीक है। तो फिल्टर क्या होता है, फिल्टर में आपको क्या करना होता है, ये जो आपका कॉलीमीटर है इसके आगे आप एक फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है। वो फिल्टर क्या करता है, सिर्फ उन्हीं वेव्स को पास करता है जो आपके मटेरियल को, जो आपके क्रिस्टल को पेनिट्रेट करने के लिए असेंशियल है, जरूरी है, उनको पास कराता है। बिना उसके अलावा जो आपकी फालतू वेवलेंथ की जो वेव्स होती है उनको वो वहीं पर स्टॉप कर देता है, रोक देता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, फिल्टर क्या होता है, ये बोल रहा है एक्सरे बीम इज पार्शियली मोनोक्रोमेटेड बाय ए इंसर्शन ऑफ अ सुटेबल फिल्टर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सरे बीम को
पार्शियली क्या करा सकते हैं, मोनोक्रोमेटाइज करा सकते हैं, यानी कि आपकी नॉन पोलराइज वेव्स को पोलराइज में शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय सुटेबल फिल्टर का यूज करके। ठीक है, तो ये बोल रहा है यहाँ पे जो आपका फिल्टर है वो एक विंडो की तरह एक्ट करने वाला है, जो कि क्या करेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा अनडिजायरेबल रेडिएशन को, वो उन रेडिएशन को, उन वेव्स को अब्सॉर्ब कर लेगा जो कि आपके मटेरियल को पेनिट्रेट करने के लिए सुटेबल नहीं है, बोल सकते हो आपके मटेरियल को पेनिट्रेट करने के लायक नहीं है। ठीक है, तो उन रेडिएशन को क्या है, ये अब्सॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर लिखा है फिल्टर इज अ विंडो ऑफ मटेरियल दैट अब्सॉर्ब अनडिजायरेबल रेडिएशन बट अलाउ द रेडिएशन रिक्वायर्ड फॉर द वेवलेंथ टू पास। बट उन वेवलेंथ को, उन वेव्स को, उन रेडिएशन को पास कर लेता है जिनकी वेवलेंथ उतनी होती है जितना आपके मटेरियल को पेनिट्रेट करने के लिए चाहिए। ओके, सिमिलरली एक तो मोनोक्रोमेटर आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं, दूसरा होता है क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर। क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर में क्या है, आप जनरली क्रिस्टल का यूज करते हैं, लाइक NaCl, क्वार्ट्ज वगैरह। इन क्रिस्टल का यूज करके भी आप सेम काम करते हैं कि अपनी अनडिजायरेबल रेडिएशन जो आपकी पास हुई है, देखो यहां से आपने क्या किया, वेव को क्या किया, नैरो किया। अब इस नैरो बीम में भी क्या होंगी, कुछ वेव्स आपकी ऐसी होंगी जो आपकी डिजायरेबल होंगी, यानी कि इतनी वेवलेंथ की होंगी कि आपका जो सैंपल है वो पेनिट्रेट हो जाए। कुछ आपकी फालतू होंगी। तो जो फालतू है, अनडिजायरेबल रेडिएशन है, उनको कौन प्रिवेंट कर देता है, आपका मोनोक्रोमेटर। दो टाइप के मोनोक्रोमेटर यहाँ पे आपको दिखाए गए। ठीक है, दोनों का वर्क बिल्कुल सेम होता है। फिल्टर में क्या होता है, फिल्टर का यूज करते हैं जो कि एज अ विंडो, जैसे आप पर्दा लगा दिया ऐसा हो सकता है। ठीक है, कर्टेन कर दिया। ठीक है, सिमिलरली क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर में आप किसी क्रिस्टल का यूज करके सेम मोनोक्रोमेटाइज कराएंगे अपनी वेव को। ठीक है, अपनी रेडिएशन को। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है, लास्टली आ जाता है आपका डिटेक्टर। तो डिटेक्टर का काम क्या होता है, तो देखो लास्टली अब आपके पास कहाँ पहुंच गया आप, डिटेक्टर के पास। ये यहाँ पे आपका होता है डिटेक्टर, जो कि सारी चीजों को डिटेक्ट करता है। तो क्या बोल रहे हैं सुनिएगा, डिटेक्टर में डिटेक्टर क्या काम करता है। ठीक है, तो आपको पता है। तो ये बोल रहा है इन डिटेक्टर एक्सरे इंटेंसिटीज कैन बी मेजर और रिकॉर्ड। ठीक है, अभी बोल रहे डिटेक्टर का काम क्या होता है, जो आपकी एक्सरे इंटेंसिटीज आई है उनको क्या करो, मेजर करो और रिकॉर्ड करो। और कैसे करो, यहाँ पे दो मेथड जनरली डिटेक्टर यूज करता है, जिसमें से पहला होता है फोटोग्राफिक मेथड, दूसरा होता है आपका काउंटर मेथड। तो दोनों मेथड को हम डिस्कस करेंगे। देखो काउंटर मेथड में क्या होता है, जनरली आपकी 4 टाइप के मेथड इंक्लूड होते हैं। पहला होता है आपका जीएम काउंटर, दूसरा होता है आपका प्रोपोर्शनल काउंटर, तीसरा होता है आपका सेंटिलेशन डिटेक्टर, और चौथा आपका होता है सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। ओके, तो इनमें से हम लोग सेंटिलेशन डिटेक्टर कर लेंगे, ये आसान था, मैंने आपके लिए ऐड कर लिया, इमेज भी थी आपकी तो आप समझ सकते हैं आसानी से। तो अब हम क्या करते हैं, डिटेक्टर के दो मेथड पढ़ते हैं, पहले फोटोग्राफिक मेथड, दूसरा आपका सेंटिलेशन डिटेक्टर को हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखो पहला आ गया आपका फोटोग्राफिक मेथड। ठीक है, तो फोटोग्राफिक मेथड आपको क्या बता रहा है कि अगर आपका कोई डिटेक्टर है वो फोटोग्राफिक मेथड का यूज कर रहा है, तो वो कैसे एक्सरे इंटेंसिटीज को और उसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करेगा, रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पर लिखा है टू रिकॉर्ड द पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ ए एक्सरे बीम अ प्लेन और अ सिलेंड्रिकल फिल्म इज यूज। तो अगर आप फोटोग्राफिक मेथड का यूज कर रहे हैं, तो इस फोटोग्राफिक मेथड में कभी भी अगर आपको पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम अगर आपने ऑब्जर्व करनी है, रिकॉर्ड करनी है, तो यहाँ पे आप किसका यूज करते हैं, प्लेन और सिलेंड्रिकल फिल्म का यूज करते हैं। फोटोग्राफिक है तो यहाँ पर एक फिल्म का आप यूज करेंगे। ठीक है, जो कि प्लेन फॉर्म में भी होगी, प्लेन के फॉर्म में भी होगी, या फिर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है द फिल्म आफ्टर एक्सपोजिंग टू एक्सरे इज डेवलप। ठीक है, तो ये बोल रहा है आपको क्या है, इस प्लेन पे ये जो सिलेंड्रिकल और प्लेन फिल्म है, इनमें क्या आपको एक फिल्म देखने को मिलेगी। जब आप इस फिल्म को किसके थ्रू एक्सपोज कर देंगे, एक्सरे के थ्रू एक्सपोज कर देंगे। मतलब देखिए सपोज कीजिए यहाँ पे अगर मैं आपको वापस से लेके चलूं, तो ये था ना, तो यहाँ पे क्या आपका डिटेक्टर है, सपोज कीजिए ये आपकी क्या एक फिल्म है। ठीक है, ये एक फिल्म है जो कि प्लेन शेप में है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जैसे एक्सरे पड़ी, जब आपने इसे एक्सरे किया और एक्सपोज किया, तो एक्सरे ने यहाँ पर को किया, आपको डॉट डॉट करके स्पॉट इंडिकेट किए। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है आपको क्या होगा, जैसे ही एक्सरे इस फिल्म पर पड़ेगी तो यहाँ पर को आपको क्या है, फिल्म देखने को मिलेगी, यानी कि एक शेप अपेयर होगा, जिसकी वजह से आप इंटेंसिटी एंड शेप ऑफ एक्सरे को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, ब्लैकिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है द ब्लैकिंग ऑफ डेवलप्ड फिल्म इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ डेंसिटी। तो आपकी जो फिल्म है वो कितनी ब्लैक हो रखी है, जो उसकी ब्लैकिंग है उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेंसिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर को क्या बोल रहा है, कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, डेसीमीटर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, आप कैसे डेंसिटी के थ्रू इस ब्लैकनिंग को रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू लॉग आई नॉट माइनस आई। ओके,
तो यहाँ पे डी हो गया आपकी टोटल एनर्जी दैट कॉज ब्लैकनिंग ऑफ द फिल्म, फिल्म को ब्लैकनिंग के लिए कितनी एनर्जी लगी उसे आप डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपका आई नॉट क्या हो जाएगा, आपकी इंसिडेंट रे कितनी है, और आई आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांसमिटेड रे की इंटेंसिटी कितनी, यानी कि इंसिडेंट रे की इंटेंसिटी आपको आई नॉट से रिप्रेजेंट करनी है और ट्रांसमिट रे की इंटेंसिटी को आपने आई से रिप्रेजेंट करनी है। तो जिसके बाद यहाँ पर जो आपको डी की वैल्यू आएगी ये आपको बताएगा कि आपको कितनी एनर्जी लगी अपनी फिल्म को ब्लैकनिंग के लिए, यानी कि फिल्म की ब्लैकनिंग के लिए कितनी अमाउंट की एनर्जी आपको लगी वो आप इस डी से निकालेंगे। ये जो डी वैल्यू आपको यहाँ मिली इससे निकालेंगे। और इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करेंगे, डेसीटोमीटर इंस्ट्रूमेंट का आप यूज करेंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है इस फोटोग्राफिक मेथड का यहाँ पर कोई यूज क्या, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखें तो इसका एडवांटेज ये है, द फोटोग्राफिक मेथड यूज इन एन डिफ्रैक्शन स्टडीज सिंस इट रिवेल द इंटायर डिफ्रैक्शन पैटर्न इन एन सिंगल फिल्म। तो ये बोल रहा है इस डिफ्रैक्शन मतलब इस फोटोग्राफिक मेथड को, यानी कि डिटेक्टर में फोटोग्राफिक मेथड यूज करने का फायदा ये है कि इस फोटोग्राफिक मेथड का यूज करके क्या है, हमको पूरा डिफ्रैक्शन पैटर्न जो मिल रखा होगा, यानी कि कभी भी जब हम डिफ्रैक्शन कराएंगे, डिफ्रैक्शन के बाद जो पूरा डिफ्रैक्शन पैटर्न जो मिलेगा वो हमको एक सिंगल फिल्म में मिलेगा, यानी कि एक ही फिल्म के थ्रू हम लोग पूरा इंटायर जितना भी डिफ्रैक्शन हुआ है उसको हम स्टडी कर सकते हैं, उसको हम रिवेल कर सकते हैं कि क्या क्या हमारा हुआ, एक ही सिंगल फिल्म के थ्रू ये चीज हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेजेस भी बनता है। डिसएडवांटेज ये बनता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू जाना चाहते हैं, इस डिटेक्टर का यूज कर रहे हैं जो कि फोटोग्राफिक मेथड पर बेस्ड है, तो ये वाला जो डिटेक्टर है वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये बहुत सेवरल हावर्स का क्या है, टाइम ले लेता है। ठीक है, सेवरल डेज और आवर्स का क्या है, टाइम ले लेता है। ठीक है, तो ये आपका पहला मेथड हो गया। दूसरा हम लोग क्या है, दूसरा डिटेक्टर हमारा जो काउंटर मेथड को फॉलो करता है वो है आपका सिंटेशन डिटेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग मेथड डिस्कस नहीं कर रहे, काउंटर मेथड क्या है, काउंटर मेथड के अंदर भी आपके अलग अलग टाइप के डिटेक्टर है, तो उसमें से एक है आपका सिंटिलेशन डिटेक्टर, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंटिलेशन डिटेक्टर में क्या होता है सुनेगा, ये बोल रहा है इन सिंटिलेशन डिटेक्टर, ये बोल रहा है इन सिंटिलेशन, ओहो, ये बोल रहा है इन सिंटिलेशन डिटेक्टर देयर इज अ लार्ज सोडियम आयोडीन क्रिस्टल। ठीक है, तो ये बोल रहा है अगर आप सिंटिलेशन डिटेक्टर में देखेंगे तो आपको एक लार्ज सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल देखने को मिलेगा, जो कि ये है। ठीक है, ये है आपका लार्ज सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल। ठीक है, ये आपका क्रिस्टल है। ठीक है, ये बोल रहा है एक्टिवेटेड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ थैलियम, अब आपने इसे एक्टिवेट किया, इसमें आपने स्मॉल अमाउंट का थैलियम भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ आपने टीआई भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, व्हेन एक्सरे इज इंसिडेंट ऑन अपॉन द क्रिस्टल, जब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक्सरे को पास करेंगे, तो आप देख लो यहाँ से आपने क्या है, एक्सरे को पास किया है अपने क्रिस्टल में। ठीक है, तो देखो यहाँ कलर भी है, तो मैं कुछ कलर करके दिखाती हूँ। ये आपका क्या है, क्रिस्टल है। ठीक है, सोडियम आयोडाइड का क्रिस्टल है और आपने इसे एक्टिवेट कर रखा है थैलियम डाल के। और जैसे आपने क्या किया, बाहर से इसमें एक्सरे पास की, आपने बाहर से एक्सरे डाली और इसके ऊपर जैसे आपने एक्सरे इसमें पास की तो क्या हुआ, ये बोल रहे द पल्स ऑफ विजिबल लाइट इज एमिटेड। यहाँ आपको क्या देखने को मिला, विजिबल लाइट की पल्स आपको इमिट होते हुए दिख रही। यहाँ पर क्या आपकी विजिबल लाइट की ये पल्स आपको ऑब्टेन हो रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये बोल रहा है विच कैन बी डिटेक्टेड बाई अ फोटो मल्टीप्लाई और ये क्या बोल रहा है, विच कैन बी डिटेक्टेड बाई ए फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ओके, और इसको आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ जो आपकी विजिबल लाइट की जो ये पल्स जनरेट हुई है, इससे आप फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के थ्रू क्या है, वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो इस स्टडी की वजह से हम लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा जो क्रिस्टल है उसमें किस टाइप का क्या है, एक्सरे इंटेंसिटीज है और क्या उसकी पोजिशन है। तो जनरली यूज इन एन मेजर एक्सरे ऑफ अ शॉर्ट वेवलेंथ, और जनरली इस मेथड का, इस मेजरमेंट का हम लोग इस डिटेक्टर का यूज तब करते हैं जब हमारी जो एक्सरेज होती है वो आपकी क्या होती है, शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। शॉर्टर वेवलेंथ को मेजर करने के लिए, शॉर्टर वेवलेंथ की एक्सरे का जब हम लोग यूज करते हैं डिफ्रैक्शन, तब हम लोग इस टाइप के मेजरमेंट की, इस डिटेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक डिटेक्टर हो जाएगा। तो हमने दो टाइप के डिटेक्टर डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो इतना था। तो ये हमारे क्या है, पूरा प्रोसीजर हमने यहाँ पर को कवर किया एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर, इक्विपमेंट वगैरह हमने सारी चीजें देख ली। तो होप आपको इतनी चीजें क्लियर आई होंगी। ओके, तो अब इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। तो आपको मैं मटेरियल शेयर कर दूंगी, एक बार आप मुझे एक बार क्या कीजिएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर लीजिएगा, वहां आप बस लिंक को क्लिक कर लीजिएगा, मैं आपको मेल शेयर कर दूंगी। ओके, तो अभी जस्ट इस लेक्चर को फिनिश करेंगे, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए बाय बाय।